नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो जो है राजनीतिक शब्दावली पे है, अर्थात संविधान के कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज का यह वीडियो बनाया गया है और जिसका टॉपिक का नाम है राजनीतिक शब्दावली। तो बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो नंबर 1 है और आगे भी ऐसे ही 2-4 वीडियो और देखने को मिलेंगे केवल राजनीतिक शब्दावली पे ही, जिसे हम चाहे राजनीतिक शब्दावली कहें या फिर संवैधानिक शब्दावली कहें। तो ये वीडियो नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर कौन कौन से जो है कि ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं जो हम संविधान पढ़ते समय देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला है ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी किसे कहते हैं? तो सभी राष्ट्रों या व्यक्तियों के समान शर्तों पर व्यापार की नीति को ओपन डोर पॉलिसी कहा जाता है। इस नीति को अपनाने वाला व्यक्ति या राष्ट्र किसी अन्य व्यक्ति या राष्ट्र को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं देता है। तो ओपन डोर पॉलिसी किसे कहते हैं? तो इसमें कहा जा रहा है कि सभी राष्ट्रों या व्यक्तियों के समान शर्तों पर व्यापार की नीति को ओपन डोर पॉलिसी कहा जाता है। जो दूसरा है कोरम है। कोरम किसे कहते हैं? तो दोस्तों, किसी सभा की कार्यवाही के लिए, अर्थात लोकसभा हो गया, चाहे राज्यसभा हो गया, या फिर विधानमंडल के जो हैं कि सभा हो गए, तो उनकी कार्रवाई के लिए किसी संस्था में सदस्यों की जो आवश्यक उपस्थिति होती है उसी को कोरम कहते हैं। जैसे कि लोकसभा के लिए जो कोरम की संख्या है वो 55 है, अर्थात 55 से नीचे अगर लोकसभा के सदस्य संसद में उपस्थित रहते हैं, लोकसभा में उपस्थित रहते हैं, तो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और वही राज्यसभा की जो टोटल सीट है वो 250 है, तो उसमें जो कोरम की संख्या है 25 है। अर्थात कहने का आशा है कि 1/10 कोरम होना चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है कोरम के अभाव में उस सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती है। अब जान लेते हैं कि कर्फ्यू क्या होता है। तो सरकारी आदेश है। कर्फ्यू एक सरकारी आदेश है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी अवधि के दौरान सड़क पर घूम नहीं सकता या दुकान नहीं खोल सकता है, उसे कर्फ्यू कहते हैं। अर्थात यह कर्फ्यू जो होता है सरकारी आदेश होता है। और कर्फ्यू जहाँ पर भी किसी व्यक्ति, जहाँ पर कि किसी स्थान विशेष पर जो कर्फ्यू लगा जाता है, उसमें कोई भी व्यक्ति उसमें कोई भी व्यक्ति जो है कि इस अवधि के दौरान सड़क पर घूम नहीं सकता है, ना ही दुकान खोल सकता है। कूप क्या होता है? कूप को समझ लेते हैं। तो कूप जब किसी सैनिक कार्यवाही विद्रोह या गुट द्वारा कानूनी तरीके से तथा गुप्त रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंका जाता है तथा एक नई सरकार की स्थापना की जाती है, तो उसे कूप कहा जाता है। इसको फिर से समझ लेते हैं कि जब किसी सैनिक कार्यवाही विद्रोह या गुट द्वारा कानूनी तरीके से तथा गुप्त रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंका जाता है तथा एक नई सरकार की स्थापना की जाती है, तो उसे कूप कहा जाता है। जब किसी राज्य के सैनिक अधिकारी द्वारा वैधानिक शासन को हटाकर शासन पर कब्जा कर लिया जाता है, तो उसे सैनिक कूप कहा जाता है। तो बढ़ते हैं गुरुभार की तरफ। गुरुभार जो है कि किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी जनसंख्या से अधिक संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान करना ही गुरुभार कहलाता है। अर्थात किसी विशेष समुदाय को जो कि अल्पसंख्यक की स्थिति में रहते हैं और उनकी संख्या मान लें सपोज करते हैं कि उनकी संख्या अगर 25 निर्धारित की गई है और 25 की अपेक्षा 30 और 35 संख्या से अधिक उनको प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया जाता है, तो वही गुरुभार कहलाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको जरूर से लाइक करें। मोबाइल को जो है कि आप फुल स्क्रीन पे कर लें। अगर अक्षर जो छोटा दिखाई दे रहा है तो मोबाइल को फुल स्क्रीन पे कर लें, और फुल स्क्रीन करने के बाद जो है क्लियरिटी और ज़्यादा समझ में आएगी। या फिर इसका क्लियरिटी को जो है कि आप उसका बढ़ा सकते हैं। तो गन बोट डिप्लोमेसी क्या होता है? गन बोट डिप्लोमेसी जो है यह एक कूटनीति है जिसके अंतर्गत अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए कोई देश दूसरे देश को अपनी शक्ति का भय दिखाता है, यही गन बोट डिप्लोमेसी है। अर्थात गन के बल पर, अर्थात बंदूक के दम पर जो है कि कोई देश जब अपनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का भय दिखाता है, तो वही है गन बोट
डिप्लोमेसी। अब बात करते हैं गिलोटीन क्या होता है। गिलोटीन से शब्द से आप हमेशा परिचित होते रहे होंगे, तो समझ लेते हैं गिलोटीन क्या है। तो किसी सदन में वाद विवाद का समय पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। किसी भी सदन में जो वाद विवाद का समय होता है वो पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। वार्ता समाप्त होने के बाद वाद विवाद को समाप्त कर मतदान करा लिया जाता है। इसी प्रक्रिया को गिलोटीन कहा जाता है। तो दोस्तों किसी भी सदन में वाद विवाद का समय पहले ही निश्चित कर लिया जाता है, अर्थात किस टॉपिक पे वाद विवाद होना है उसको पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। फिर जैसे ही यह वाद विवाद समाप्त होता है तो उसके बाद उस पर मतदान होता है। उसके बाद उसमें मतदान होता है और मतदान के बाद जो है मतदान हो जाता है और इसी प्रक्रिया का जो प्रोसेस चलता है उसी को गिलोटीन कहा जाता है। या फिर यह फांसी पर चढ़ने वालों के सिर काटने का उपकरण था। यह फांसी पर चढ़ने वालों के सिर काटने का एक उपकरण था जिसका प्रयोग 18वीं तथा 19वीं सदी में फ्रांस में होता था। इसे अब बंद कर दिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के समय शीघ्रता से वध करने के लिए गिलोटीन नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। सर्वप्रथम गिलोटीन को ही फांसी की सजा दी गई थी, इसलिए इसका नाम गिलोटीन पड़ा। तो अर्थात इसका समझ में आता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय शीघ्रता से वध करने के लिए गिलोटीन नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था और जिसने आविष्कार किया था उसी पे जो है कि पहला एक्सपेरिमेंट कर दिया गया, अर्थात उसी को ही फांसी दे दी गई, इसलिए इसका नाम गिलोटीन पड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें कहा जा रहा है कि जो अध्यक्षीय शासन क्या होता है। तो लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली जिसमें राज्य का प्रधान अर्थात राज्य का प्रधान और शासन का प्रधान एक ही होता है, उसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। अर्थात जैसे कि भारत में जो है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि जिसमें राज्य का प्रधान है और जो वास्तविक प्रधान होता है दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो राज्य का प्रधान होता है और शासन का जो प्रधान होता है एक ही होता है, अर्थात राष्ट्रपति होता है। इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, जबकि संसदीय परंपरा में संसदीय व्यवस्था में जबकि संसदीय परंपरा में यह निश्चित नहीं होता है कि मतलब सरकार का जो कार्यकाल है, कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है, जिसमें अध्यक्ष राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति नहीं बल्कि जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि वही भारत में जो व्यवस्थापिका है वो लोकसभा अर्थात जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा से ही कार्यपालिका जो है चुने जाते हैं, सरकार चुनी जाती है। तो अब देख लेते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। तो यह एक प्रकार की निर्वाचन पद्धति है जिसमें प्राप्त मतों के अनुपात में किसी राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में स्थान प्रदान किए जाते हैं, अर्थात संसद में स्थान प्रदान किए जाते हैं। इस पद्धति में ऐसा संभव नहीं है कि किसी दल को उसके द्वारा प्राप्त मतों से अधिक स्थान व्यवस्थापिका में प्राप्त हो जाए। अब बढ़ते हैं उत्तरदायी सरकार की तरफ। उत्तरदायी सरकार किसे कहा जाता है। तो शासन के इस प्रकार में कार्यपालिका अपने कृत्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे संसदीय या मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं। अर्थात जिस सरकार में जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वह उत्तरदायी सरकार कहलाती है। उपचुनाव से आप परिचित होंगे। उपचुनाव जो है कि मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्यता के कारण कोई भी अगर सीट चाहे लोकसभा का हो चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो, तो कोई भी सीट अगर रिक्त होती है तो इसे विशेष चुनाव उस वहाँ पे जो है कि चुनाव होते हैं और इसी चुनाव को जो है उपचुनाव कहा जाता है। एमनेस्टी क्या होता है देख लेते हैं कि एमनेस्टी जो है कि जब कोई सरकार विद्रोहियों या कैदियों को समान रूप से क्षमा कर देती है तथा छोड़ देती है तो उसे एमनेस्टी कहते हैं। अर्थात जब कोई सरकार जो है कि विद्रोहियों या कैदियों को समान रूप से क्षमा कर देती है या फिर उसे छोड़ देती है तो उसे एमनेस्टी कहते हैं। उपनिवेशवाद से भी परिचित होंगे। भारत जो है कि काफ़ी लंबे समय तक एक उपनिवेशवाद बना रहा। तो इसमें कहा जा रहा है कि किसी एक राष्ट्र द्वारा दूसरे देश पर अधिकार, शासन तथा इस प्रकार शासित देश के अधिकारों का हनन, स्वतंत्रता का दमन, इसकी उत्पादकता का शोषण और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति की परतंत्रता, ये सारे उपनिवेशवाद के अंतर्गत आते हैं। अब एनवाय क्या होता है। एनवाय कौन सी संवैधानिक
जो है कि शब्द है। तो एनवाय का आशय है कि एक देश के अधिकाधिक प्रतिनिधि जब अन्य देश को मनोनीत किए जाएं तो उसे एनवाय कहा जाता है। इसे विशिष्ट कार्य के लिए भी भेजा जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि जब एक देश के अधिकाधिक प्रतिनिधि जब अन्य देश को मनोनीत किए जाते हैं तो उसको एनवाय कहा जाता है। अब देख लेते हैं एक्सट्राडिशन क्या होता है। तो एक्सट्राडिशन जो है कि एक देश या सरकार द्वारा दूसरे देश या सरकार को उसकी अपराधी को न्यायिक जांच तथा दंड के लिए सौंप देना एक्स्ट्राडिशन कहलाता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करें। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, कुछ और देख लेते हैं शब्द। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव से भी आप लोग परिचित होंगे। तो सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास जो प्रस्ताव है वो सरकार के विरुद्ध, अर्थात अगर इस समय एनडीए की गवर्नमेंट है तो जो विपक्ष की सरकार जो विपक्ष में होता है वो जो है कि अविश्वास प्रस्ताव लाता है जिसमें सरकार में अविश्वास प्रकट किया गया हो या सरकार की भर्त्सना की गई हो, अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। इसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा वाद विवाद के उपरांत मतदान करवाकर किया जाता है। अर्थात सरकार जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है फिर सरकार को जो ये प्रूव करना होता है कि नहीं अभी उसका जो सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं या फिर विधानसभा सदस्य हैं, उसमें अभी विश्वास बना हुआ है, अर्थात अभी उनकी बहुमत है। अब अलगाववाद से समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो किसी मसले पर किसी राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र से अपने को पृथक रखना अलगाववाद है। अर्थात अगर कोई मसला है तो एक राष्ट्र जब है किसी अन्य राष्ट्र से अपने को पृथक रखता है तो वही अलगाववाद कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसी नीति का अनुसरण किया गया था। अल्टीमेटम, तो अल्टीमेटम का आशय है कि किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई चेतावनी कि यदि निश्चित अवधि में उसकी मांगें पूरी नहीं किया गया तो अगला कदम उठाया जाएगा। इस आशय की चेतावनी को ही अल्टीमेटम कहा जाता है। जैसे इस समय जो है कि गाजीपुर बॉर्डर पे जो कि राकेश टिकैत द्वारा जो है कि जो कृषि कानून बिल बना है उसको लेकर जो है कि लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और जो है कि सभी किसान जो है कि आंदोलन रत है। तो उसी में जो है कि सरकार को बार बार अल्टीमेटम भी दिया जाता है कि जो है कि आप इसी कानून को वापस ले लीजिए। तो यही जो है अल्टीमेटम कहलाता है कि किसी निश्चित अवधि में उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया हो या तो फिर जो मांग कर रहे हैं उनको हटा लिया जाए या फिर लाया जाए। ऑर्डिनेंस का यहाँ पे आशय है अध्यादेश से है। तो किसी आपात स्थिति का सामना करने हेतु राज्य प्रमुख द्वारा किया गया संवैधानिक आदेश है ये ऑर्डिनेंस। इसे निश्चित अवधि के लिए लागू किया जाता है तथा इसे मानने के लिए सभी बाध्य होते हैं। यह तभी जारी किया होता है जब व्यवस्थापिका का अधिवेशन न चल रहा हो। अर्थात अगर अध्यादेश तभी लाया जाता है, मान लीजिए कि अगर लोकसभा सत्र चल रहा हो लेकिन राज्यसभा का न चल रहा हो या फिर राज्यसभा का चल रहा हो या फिर लोकसभा का न चल रहा हो या फिर दोनों ही न चल रहे हैं, तो इस स्थिति में और कोई ऐसा मसला उत्पन्न हो जाता है जिससे लगे कि नहीं अब इसके लिए कानून बनाना चाहिए तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो है कि लाया जाता है। बढ़ते हैं ओम्बुड्समैन की तरफ। तो ओम्बुड्समैन स्वीडिश राजनीतिक व्यवस्था के इस शब्द का प्रयोग उसके सतर्कता अधिकारी के लिए किया गया था जो सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखता है तथा सरकार के विरुद्ध नागरिकों की शिकायत सुनता है, ओम्बुड्समैन कहलाता है। अगला है आप्रवास या आप्रवासन। तो इसका अभिप्राय उस कार्रवाई से है जिसमें कोई व्यक्ति उन्नति अथवा सुरक्षा के अवसरों की खोज में अथवा अन्य किसी आकर्षण के वशीभूत अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसने हेतु जाता है, अप्रवासन कहलाता है। अब अधिग्रहण क्या होता है। तो अधिग्रहण इस कार्रवाई के अंतर्गत एक राज्य किसी अन्य राज्य की भूमि या कोई भूमि जिसका संबंध किसी से न हो को अपने हाथ में लेता है और यह एक प्रकार की एक पक्षी कार्रवाई। अधिग्रहण से आशा है कि इस कार्रवाई के अंतर्गत एक राज्य किसी अन्य राज्य की भूमि या कोई भूमि जिसका संबंध किसी से न हो को अपने हाथ में ले लेता है, उसे अधिग्रहण कहते हैं। जैसे आप लोग अगर इसको छोटे रूप में समझें तो अधिग्रहण जैसे मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है और मैं किसी दूसरे की ज़मीन को अपने में मिलाना चाहता हूँ तो यह अधिग्रहण हो गया और यह एक पक्षी कार्रवाई होता है।
तो दोस्तों ये टर्म्स थे। तो अगर ये अब अगला वीडियो नेक्स्ट 2 में हम लोग मिलेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में। यह पहला वीडियो है। तो राजनीतिक शब्दावली है, राजनीतिक या कह लें तो संवैधानिक शब्दावली है। तो मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।